डियर स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर रमेंद्र कुमार सिंह, पीजी डिपार्टमेंट ऑफ साइकोलॉजी, महाराजा कॉलेज आरा। आज हम बीए पार्ट 1 पेपर 2 एबनॉर्मल साइकोलॉजी के एक प्रमुख टॉपिक साइको एनालिटिक थेरेपी के विषय में चर्चा करेंगे। साइको एनालिटिक थेरेपी और साइकोडायनेमिक थेरेपी चिकित्सा की एक आधुनिक विधि है। इस चिकित्सा विधि का प्रतिपादन सिगमंड फ्रायड के द्वारा किया गया। इस विधि को मनोविश्लेषण विधि या साइको एनालिटिक मेथड भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें मानसिक रोगियों का उपचार उनकी दमिक दीक्षाओं, संघर्षों आदि का विश्लेषण करके किया जाता है। साइको एनालिसिस शब्द का प्रयोग फ्रायडियन स्कूल ऑफ साइकोलॉजी में 3 अर्थों में किया जाता है। इसका पहला अर्थ यह होता है कि यह मनोविज्ञान का एक स्कूल है जो यह बतलाता है कि मानव का व्यक्तित्व गत्यात्मक स्वरूप का होता है तथा मानवीय व्यवहार एवं विचार मुख्य रूप से अचेतन मन के द्वारा संचालित एवं नियंत्रित होते हैं। मनोविश्लेषण का दूसरा अर्थ यह है कि मनोविश्लेषण एक विधि है जिसके द्वारा अचेतन मन का अध्ययन किया जाता है। मनोविश्लेषण का तीसरा अर्थ यह है कि मनोचिकित्सा की यह एक विधि है जिसके द्वारा मानसिक रूप से बीमार व्यक्तियों का उपचार मनोवैज्ञानिक नियमों के आधार पर किया जाता है। मनोविश्लेषण चिकित्सा विधि में रोगी अपने अचेतन मन अनकॉन्शियस माइंड में दमित इच्छाओं, अनुभवों और भावों को निर्भय होकर प्रकट कर पाता है। चिकित्सक, जिसे विश्लेषक एनालिस्ट कहा जाता है, ऐसे अचेतन मन में दमित इच्छाओं, अनुभवों और भावों आदि को बाहर निकालकर उसमें पर्याप्त सूझ इंसाइट विकसित करने की कोशिश करता है ताकि उससे उत्पन्न होने वाले समायोजन संबंधी कठिनाइयों को रोगी ठीक ढंग से सुलझा सके। मनोविश्लेषण चिकित्सा विधि के द्वारा रोगी के निदान एवं उपचार होते हुए कई अवस्थाओं अथवा चरणों का सहारा लिया जाता है, जिसकी चर्चा हम आगे करेंगे। मनोगत्यात्मक चिकित्सा विधि की पहली अवस्था फ्री एसोसिएशन है। इसमें रोगी में प्रारंभिक वार्तालाप के द्वारा विश्वास उत्पन्न करने के पश्चात यह चिकित्सा प्रारंभ होती है। चिकित्सक रोगी को निर्देश देता है कि उसके मन में जो कुछ आए वह बिना संकोच कहता जाए। यह विचार चाहे सार्थक हो या निरर्थक हो, नैतिक हो या अनैतिक हो, सामाजिक हो या असामाजिक हो, चिकित्सक रोगी की बातों को ध्यानपूर्वक सुनता है। रोगी यदि कुछ कहने में हिचकिचाहट का अनुभव करता है तो चिकित्सक उसकी सहायता करता है। चिकित्सक की इस प्रविधि को फ्री एसोसिएशन मेथड कहा जाता है। दूसरी अवस्था को स्टेज ऑफ रेसिस्टेंस कहा जाता है। यह फ्री एसोसिएशन के बाद की अवस्था है जिसमें रोगी अपने मन के अवांछनीय विचारों अथवा अनुभवों को व्यक्त करना नहीं चाहता है, अथवा बोलते चुप हो जाता है, अथवा जानबूझकर बनावटी बातें करने लगता है। इसे प्रतिरोध की अवस्था कहते हैं। विश्लेषक अपने कौशल, सम्मोहन, सुझाव आदि के द्वारा इस अवस्था को समाप्त करता है। थर्ड स्टेज को स्टेज ऑफ ड्रीम एनालिसिस कहा जाता है। इस अवस्था में विश्लेषक रोगी के स्वप्नों का विश्लेषण करके अचेतन मन के विषय में जानने का प्रयास करता है। फोर्थ स्टेज को स्टेज ऑफ ट्रांसफरेंस कहा जाता है। मनोविश्लेषण की यह अवस्था सबसे महत्वपूर्ण होती है। इस अवस्था में रोगी और चिकित्सक के बीच एक प्रकार का संवेगात्मक संबंध विकसित होता है। रोगी अक्सर अपने पास्ट लाइफ के अनुभवों के आधार पर विशेष रूप से अपने माता पिता अथवा शिक्षक के प्रति बना रखा होता है वही भाव चिकित्सक के प्रति विकसित कर लेता है, चाहे वह घृणा का भाव हो या काम संबंधी प्रवृत्तियां हों। इसे ही ट्रांसफरेंस कहा जाता है।
यह 3 प्रकार का होता है। पहले को पॉजिटिव ट्रांसफरेंस कहते हैं। पॉजिटिव ट्रांसफरेंस की स्थिति में रोगी विश्लेषक के प्रति अपने प्रेम और स्नेह को प्रदर्शित करता है। दूसरे को निगेटिव ट्रांसफरेंस कहते हैं। निगेटिव ट्रांसफरेंस की स्थिति में रोगी विश्लेषक के प्रति अपने घृणा, विरोध भाव एवं संवेगात्मक विलगाव की प्रतिक्रियाओं को प्रदर्शित करता है। तीसरे को काउंटर ट्रांसफरेंस कहा जाता है। काउंटर ट्रांसफरेंस में विश्लेषक या चिकित्सक ही रोगी के प्रति प्रेम, स्नेह एवं संवेगात्मक लगाव दिखलाता है। इस अवस्था में चिकित्सक को धैर्य से काम लेना होता है। 5th स्टेज को स्टेज ऑफ टर्मिनेशन कहा जाता है। रोगी को विश्लेषक के प्रयासों से अपने लक्षणों के अचेतन कारणों का बोध हो जाता है, जिससे रोगी में इंसाइट विकसित हो जाता है तथा उसके लक्षणों का निराकरण हो जाता है। अब चिकित्सक रोगी से धीरे धीरे संबंध विच्छेद करने का प्रयास करता है। इस कार्य में चिकित्सक को सावधानी बरतनी पड़ती है, क्योंकि चिकित्सक के अचेतनक संबंध विच्छेद से कभी कभी रोगी में नए लक्षण भी दिखने लगते हैं। इस विधि के द्वारा चूंकि चिकित्सा अचेतन की दमित इच्छाओं, संघर्षों एवं उलझनों को सुलझाकर किया जाता है, अतः इससे जो उपचार होता है वह अधिक स्थायी स्वरूप का होता है। इसीलिए इसे डेप्थ थेरेपी भी कहा जाता है। इस विधि में पहले रोग के कारणों का उपचार पता लगाकर किया जाता है, तब उसका उपचार किया जाता है, जिसके कारण यह विधि अन्य विधियों से अच्छी मानी जाती है। लेकिन इस विधि का दोष यह है कि इस विधि के द्वारा उपचार करने में समय अधिक लगता है। इस चिकित्सा विधि के द्वारा बच्चों का तथा बूढ़ों का उपचार करना अपेक्षाकृत कठिन होता है। इस विधि का दोष यह है कि इस विधि का प्रयोग अधिकतर कुशल चिकित्सक द्वारा ही किया जाता है। इस प्रकार से देखते हैं कि यह एक प्रमुख चिकित्सा विधि है जिसका उपयोग क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के द्वारा मेंटल पेशेंट के उपचार के लिए अधिक किया जाता है।